अभिनव ने दर्द की परवाह किए बिना तेजी से मुड़कर समुराय के ऊपर लात और घूंसों से वार कर दिया। समुराय ने अपने आप को अच्छी तरह डिफेंड किया, लेकिन एक घुसा उसकी पसली पर पड़ा, जिसकी वजह से उसकी दो पसलियां चटक गई। दर्द के मारे उसका जबड़ा खुलकर अटक गया था। उसे अंदाजा नहीं था कि अभिनव इतने खतरनाक तरीके से पलटवार करेगा, लेकिन तभी अचानक अभिनव की आंखों के आगे धुंधलाहट सी होने लगी। उसने अपने दाएं बाजू पर हुए घाव की तरफ देखा, जो कि हल्का सा नीला पड़ चुका था। अभिनव ने नजर उठाकर समुराय की तरफ देखा तो समुराय हंसते हुए बोला, सही सोच रहे हो तुम, ये जहर ही है। यह कहते हुए उसने अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी दिखाई, जिसके बीच में से एक नुकीली नोक निकली हुई थी। उस नोक पर से जहर की बूंदें टपक रही थी। अभिनव किसी तरह अपने आप को शांत रखे हुए था। तभी उस समुराय ने कहा, तुम्हें पता है कोमोडो ड्रैगन अपने शिकार को कैसे मारता है? ये कहते हुए समुराय अपने चारों हाथ पैर के बल छिपकली की तरह जमीन पर रेंगते हुए बोला, वो पहले अपने दुश्मन को काट कर उसके शरीर में जहर डाल देता है, लेकिन उसे वहीं पर मारता नहीं, भागने देता है। ये कहते हुए समुराय ने अपनी जीभ लपलपाई और आगे बोला, लेकिन भागते भागते उसका शिकार जहर की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसके बाद ही कोमोडो ड्रैगन अपने शिकार को टुकड़े टुकड़े करके निगल जाता है। ये कहते हुए समुराय छिपकली की तरह अभिनव की तरफ दौड़ा। अभिनव ने उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारी, लेकिन समुराय ने अपनी तलवार से उसकी लात को हवा में ही रोक लिया और हंसते हुए दूर खड़ा होकर इंतजार करने लगा। वो बस अभिनव के बेहोश होने का इंतजार कर रहा था। समुराय ने कहा, मैंने तुम्हें पहले कह दिया था कि अगर तुम मेरे क्लाइंट से ज्यादा पैसे दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बट नाउ यू आर लेट। अभिनव मुस्कुराते हुए बोला, इस गलतफहमी में मत जियो कि तुम मुझे हरा पाओगे। मैं अभी भी खड़ा हूँ। अभिनव के ठीक सामने पार्किंग लॉट का एग्जिट था। वो जानता था कि अगर यहाँ से एक बार भाग जाए तो लोगों की भीड़ के बीच में छुप सकता था। उसे यकीन था कि अंधेरे में रहने वाला वो किलर उजाले में उसका पीछा नहीं करेगा। अभिनव ये सोचकर मुड़ ही रहा था कि तभी समुराय हंसते हुए बोला, गलतफहमी में मैं नहीं तुम हो। शायद तुम्हें लग रहा है कि भीड़ के बीच में घुसकर तुम खुद को मुझसे बचा लोगे। यह सुनकर अभिनव को पहली बार इस दुश्मन से लड़ने में घबराहट हुई। बिना कोई पल गवाए अभिनव सीधे बाहर की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही वो होटल के बाहर निकला, उसने देखा कि सड़क पर भयंकर ट्रैफिक जाम था। बड़े बड़े लोहे की रेलिंग लगाकर रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। अभिनव मुस्कुराकर बोला, शायद मेरी जान की किसी ने तुम्हें बहुत बड़ी कीमत दी है। तुमने तो पूरी रोड ही ब्लॉक करवा दी। अभिनव ये बोल ही रहा था कि तभी पीछे से समुराय ने उछलते हुए उसके ऊपर तलवार से हमला कर दिया। अभिनव हमले को भाप गया था। अभिनव ने उसका हाथ पकड़ लिया और हवा में उसे घुमाते हुए जमीन पर पटक दिया। उसका इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि समुराय खून की उल्टियां करने लगा। अभिनव ने उसके हाथ से तलवार छीन ली। वो उसकी छाती पर हमला करने ही वाला था कि तभी अचानक जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और वो लड़खड़ाकर घुटनों के बल गिर पड़ा। समुराय की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। वो डर के मारे घसीटते हुए पीछे की ओर हट गया। उसे अभिनव से इस तरह के काउंटर अटैक की उम्मीद नहीं थी। समुराय अपने चेहरे का खून साफ करते हुए बोला, क्या इस पर जहर का कोई असर नहीं हो रहा? इतने में अभिनव ने तलवार का छड़ी की तरह इस्तेमाल किया और उसका सहारा लेकर लड़खड़ाता हुआ वहां से पतली गलियों के अंदर भागने लगा। अभिनव को धीरे धीरे साफ दिखना बंद होने लगा था। अगर उसके शरीर में जहर ना फैलता तो वो तलवार से समुराय को जान से मार सकता था। अभिनव अपने आप से बोला, अगर जल्दी मुझे कोई मदद नहीं मिली तो वो समुराय मुझे सचमुच में कोमोडो ड्रैगन की तरह खा जाएगा। दूसरी तरफ समुराय अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अभिनव का पीछा करने लगा। उसने अपने आप से कहा, अभिनव कोई मामूली शिकार नहीं है। मैं अब और रिस्क नहीं लूंगा। जब तक वो पूरी तरह ठंडा नहीं पड़ जाता तब तक मैं उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। धीरे धीरे सूरज की बची खुची रोशनी भी खत्म होने लगी थी। रात के अंधेरे में अभिनव किसी तरह गिरते पड़ते आगे बढ़ रहा था। वो जानता था कि अगर वो रुका तो इस बार वो नहीं बचेगा।
अभिनव गलियों से होते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसे अपनी नाक और चेहरे के पास कुछ गीला सा महसूस हुआ। उसने हाथ लगाया तो देखा एकदम पर्पल कलर का खून उसकी नाक से निकल रहा था। इसका मतलब था कि जहर बहुत तेजी से काम कर रहा था। अभिनव ने तुरंत अपना फोन निकाल लिया ताकि मदद के लिए कॉल कर सके। उसने धुंधली आंख से देखा मोंटी और अकरम के 50 से ज्यादा मिस कॉल्स पड़े थे। उसने मोंटी को फोन मिलाया लेकिन मोंटी ने फोन उठाया ही नहीं। दूसरी तरफ मोंटी और अकरम अभिनव का इंतजार करते करते नशे में पूरी तरह धुत हो चुके थे। मोंटी फोन रिसीव करने की हालत में ही नहीं था। अभिनव जानता था कि वो जल्द ही बेहोश पड़ने वाला था। उससे पहले उसे मदद के लिए कॉल करना जरूरी था। अभिनव अपने आप से बोला, मैं किसे फोन करूं? अकरम, बलदेव, अनन्या। अभिनव यही सब बड़बड़ा रहा था लेकिन उसे डर था कि शायद इस वक्त उनमें से कोई भी उसका फोन नहीं उठाएगा। इसके बावजूद भी अभिनव ने अकरम, बलदेव का फोन भी ट्राई किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा अभिनव अनन्या को कॉल करके इस मुसीबत में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। तभी उसे पीछे से कुछ कदमों की चलने की आवाज सुनाई दी। अभिनव ने एक दीवार का सहारा लेकर पलट कर देखा। वो मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ, तुम आकर मुझे मार क्यों नहीं रहे? समुराय ने शांति से कहा, क्योंकि मुझे तुमसे डर लगता है। तुम्हारे जैसा जंगली जानवर जब तक पूरी तरह मर न जाए तब तक वो खूंखार ही रहता है। मैं अब कोई रिस्क नहीं लेने वाला। यह सुनकर अभिनव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। मरने से पहले उसे 30 सेकंड ही सही लेकिन एक्स्ट्रा 30 सेकंड मिल गए थे। उस तलवार के सहारे वो धीरे धीरे गली से आगे बढ़ा तो उसे पानी की लहरों की आवाज सुनाई देने लगी। अभिनव अपने आप से बोला, क्या यमुना जी आ गई है? अभिनव के लिए अब एक एक कदम बढ़ाना भी मुश्किल था। वो किसी भी वक्त बेहोश हो सकता था। अभिनव जब नदी के काफी पास पहुंचा तभी उसके पीछे पीछे शांति से चल रहे समुराय ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इसके आगे रास्ता नहीं बचा है अभिनव। शिकार की अंतिम घड़ी नजदीक है। जहर अपना असर करने वाला है। फाइनली कोमोडो ड्रैगन आज रात की दावत शुरू करेगा। अभिनव ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला लेकिन शब्दों की बजाय खून की उल्टी निकल आई। पान की पिचकारी से लाल हुई दीवार पर खून का लाल रंग भी शामिल हो गया। उसने किसी तरह खुद को एक दीवार के सहारे खड़ा किया। उसका मरना अब तय था। तभी उस आखिरी मोमेंट में उसके दिमाग में एक ख्याल दौड़ा। उसने अपनी बुझती हुई आंखों से फोन स्क्रीन को देखा और स्क्रॉल करने लगा। फाइनली उसे एक नंबर दिखा जिस पर उसने कॉल किया और बोला, मेरी मदद करो। वो अपना सेंटेंस भी पूरा नहीं कर पाया था। ये देखकर समुराय स्नेक हंस पड़ा और बोला, मदद? और इस वक्त? यू बास्टर्ड। अभिनव ने देखा कि वो गलियों से होते हुए ऊंचे पुल पर पहुंच गया था जिसके ठीक सामने यमुना बह रही थी। तभी समुराय ने एक खंजर अभिनव की पीठ पर फेंक कर मारा। अभिनव की पीठ में धंसे खंजर की वजह से अचानक खून का फव्वारा फूट गया। दर्द की वजह से अभिनव के हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर पड़ी लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। अभिनव को फोन पर आवाज सुनाई दी, कहाँ हो तुम? वो एक बूढ़े आदमी की आवाज थी। अभिनव लड़खड़ाते हुए एकदम पुल के कोने पर पहुंच गया था। तभी समुराय ने जमीन पर पड़ी तलवार उठा ली। वो उसे पुल के कंक्रीट पर रगड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था जिससे चिंगारियां निकल रही थी। समुराय ने एक खौफनाक आवाज में कहा, इतनी मेहनत करने से तो अच्छा है कि तुम मर जाओ अभिनव गढ़वाल। ये सुनकर अभिनव की आंखों के आगे अनन्या का चेहरा छा गया। वो बिना कुछ बोले एकदम पुल के कोने पर पहुंच गया था। तभी फोन पर एक घबराई हुई आवाज आई, अभिनव, कहाँ हो तुम? अभिनव ने अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा की और पुल की बाउंड्री पर पैर रखकर नीचे कूद गया। पानी में गिरने से 1 सेकंड पहले अभिनव की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने आखिरी बार फोन पर कहा, यमुना जी की गोद में। अगले ही पल पानी में कुछ भारी सामान गिरने की आवाज हुई और फोन कट गया। समुराय दौड़ता हुआ पुल के कोने पर पहुंचा। वो अभिनव की उस हरकत से हैरान था। उसने कहा, अभिनव गढ़वाल, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, या तो तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है या फिर बहुत ज्यादा पागलपन। तुम्हें क्या लगता है कि इस काले पानी में कूदकर तुम बच जाओगे? अगर डूब कर नहीं मरे तो
जहर वैसे भी तुम्हारी जान ले ही लेगा। ये कहते हुए उसने अपनी तलवार वापस कमर में लटका ली। अगले ही पल उसने फोन निकाला और एक कॉल मिलाकर बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर गढ़वाल, तुम्हारे रास्ते का कांटा हट गया। सामने से एक्साइटेड आवाज आई, जल्दी से मुझे उसके कटे हुए सर की फोटो भेजो। समुराई मुस्कुराते हुए बोला, लाश नदी में गिर गई, किसी नाले में जाकर कल सुबह तक अटक जाएगी, न्यूज में देख लेना। ये कहते हुए उसने फोन कट कर दिया। दूसरी तरफ कनाडा में अम्मा जी आराम से लेटकर कटे हुए सेब खा रही थी। तभी दिक्पाल मुस्कुराता हुआ अंदर आया और प्लेट में से एक सेब का टुकड़ा उठाते हुए सामने बैठ गया। आते ही उसने ऐलान किया, मुझे गुड़गांव वापस चाहिए अम्मा जी। अम्मा जी हंसते हुए बोली, मुझे अभिनव का कटा हुआ सर चाहिए। दिक्पाल सीरियस टोन में बोला, सर भी मिल जाएगा, बस एक दिन का और इंतजार कर लो। अभिनव मर चुका है, बस उसकी लाश मिलनी बाकी है। यह सुनकर अम्मा जी की आंखों में गुस्से की आग जलने लगी। वो तुरंत उठकर बैठ गई और दिक्पाल को घूरते हुए बोली, जैसे वो पिछली बार तुम्हारे कार के बॉम्ब ब्लास्ट में मर गया था। अगर तुमने उसी समय अपना काम ठीक से किया होता तो आज ये मुसीबत इतनी बड़ी ना हो जाती। जाओ, अभिनव का कटा हुआ सर लेकर आओ, उससे पहले मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अम्मा जी का रौद्र रूप देखकर दिक्पाल घबरा गया। वो तुरंत उठा और बाहर की ओर चल पड़ा। बाहर पहुंचते ही उसने फोन मिलाकर कहा, तुम्हें गद्दी पर बैठना है या नहीं? अगर इस बार अभिनव नहीं मरा तो हम दोनों ही अम्मा जी का भरोसा हमेशा के लिए खो देंगे। कल जैसे ही अभिनव की लाश मिले तुरंत मुझे खबर करो, फिर मुझे अर्जुन को भी जेल से छुड़वाना है। सामने से आवाज आई, चिंता मत करो मामा, जल्दी अच्छी खबर मिलेगी। दूसरी तरफ अकरम के होटल में मोंटी का नशा थोड़ा उतर चुका था। पार्टी भी खत्म हो चुकी थी। अभिनव के ना आने की वजह से सब लोग जा चुके थे। उसने अपना फोन उठाकर देखा तो उसमें अभिनव की मिस कॉल थी। ये देखते ही मोंटी का सारा नशा एक पल में ही गायब हो गया। वो तुरंत उठकर बैठा और बगल में पड़े हुए अकरम को उसने जोर से झकझोर दिया। अकरम एक झटके के साथ उठा और बोला, क्या हुआ, अभिनव आ गया क्या? मोंटी ने फोन दिखाते हुए कहा, अभिनव नहीं, उसका मिस कॉल आया है। ये कहते हुए मोंटी ने तुरंत अभिनव को फोन लगाया, लेकिन फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। इतने में अकरम ने भी अपनी फोन में देखा कि मिस कॉल आया हुआ था। अकरम घबराते हुए बोला, मेरे फोन पर भी मिस कॉल आया है, जल्दी से उसे कॉल करो। मोंटी बोला, फोन स्विच ऑफ आ रहा है, अभिनव ने कहा था कि वो 1 घंटे में आ जाएगा, फिर वो अचानक कहाँ गायब हो गया। यह सुनकर अकरम भी परेशान हो गया। वो तुरंत उठा और सामने बड़ी बियर की बोतल से अपना चेहरा धोते हुए बोला, उसने पहला हमारा फोन भी नहीं उठाया और उसके बाद ये मिस कॉल, और अब उसका खुद का फोन स्विच ऑफ होना, शायद वो किसी ट्रबल में है। यह सुनते ही मोंटी के दिल में एक घबराहट छा गई। वो तेजी से उठा और कार की चाबी उठाते हुए बोला, अकरम भाई चलो, अगर अभिनव मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद के लिए जाना होगा। मैं अभी अपने थाने में अपने आदमी को बोलकर फोन ट्रेस करवाता हूँ। ये कहते हुए मोंटी और अकरम होटल की पार्किंग में गए और कार में बैठकर बाहर निकल गए। लगभग 1 हफ्ते बाद अभिनव के कान में एक आवाज गूंजी, दादाजी, वो देखो, उसकी पलकें थोड़ी सी हिली। अभिनव को हल्का हल्का होश आया। उसने अपने आप से कहा, मैं मरा नहीं, क्या मैं बच गया? अब आगे क्या होगा? अभिनव को किसने बचाया था? अभिनव ने नदी में गिरने से पहले आखिरी बार किसे फोन लगाया था? आखिर गढ़वाल परिवार का वो कौन सा उत्तराधिकारी है जो दिक्पाल के साथ मिलकर अभिनव को मारने की कोशिश कर रहा है? क्या अभिनव इस मुसीबत से निकल पाएगा या फिर ये खतरा बढ़ते बढ़ते अनन्या तक भी पहुंच जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अभिनव को भले ही हल्का सा होश आ गया था, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल बेजान पड़ा हुआ था। यहां तक कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। उसके पूरे शरीर में सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक दर्द की लहरें दौड़ रही थी, लेकिन उसे अपने कानों में पड़ रही आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी, जो कि अदिति की आवाज थी। अगले पल उसे बलदेव की भी आवाज सुनाई दी। हाँ, मुझे उसकी आंखें फड़कती हुई दिख रही है, कोमा में भी कई बार ऐसा होता है। ये कहते हुए बलदेव अभिनव के कान के पास आया और बोला,
अच्छी बात यह है कि अब तुम खतरे से बाहर हो, लेकिन हाँ, अपने आप को ज्यादा हिलाने की कोशिश मत करना। जहर तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच चुका था। किस्मत की बात है कि तुम जिंदा बच गए। अब आराम करो। ये सुनकर अभिनव ने एक सुकून भरी सांस ली। जब वो समुराय के हाथों मरने ही वाला था तो उसने एक आखिरी बार कोशिश करते हुए बलदेव को फोन मिलाया था। भले ही अभिनव की बलदेव अदिति से पिछली मुलाकात बहुत अच्छी न रही हो, लेकिन ऑफिशियली वो अभी भी अवतार ग्रुप का मेंबर था और अभिनव आजाद का टाइटल होल्ड करता था। अभिनव जानबूझकर नदी में कूदा था, केवल उम्मीद के धागे का एक सिरा पकड़े हुए कि बलदेव अपने लोगों का इस्तेमाल करके उसे बचा लेगा, और वही हुआ भी। तभी बलदेव ने कहा, अदिति, अभिनव का ख्याल रखना। अदिति हैरान होकर बोली, क्या कहा? ख्याल रखो? और मैं? दादाजी, आप सच में बूढ़े हो गए हो। आपके दिमाग ने लगता है काम करना बंद कर दिया है। किसी नर्स वर्स को बुलाइए ध्यान रखने के लिए। बलदेव ने कहा। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अदिति गुस्से में मुंह फुलाते हुए बोली, हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शायद आप भूल रहे हो कि मैं लड़की हूँ और ये लड़का है, ऊपर से शादीशुदा है। पिछली बार तो इन लोगों ने छोटी सी बात पर मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया था, कहीं इस बार ये हैरेसमेंट का इल्जाम न लगा दे। बलदेव शांति से बोला, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो सब साफ है, कोई इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। तुम बस अपने रोमांटिक ख्यालों को काबू में रखना। हाँ? अदिति गुस्से में बोली, क्या मैं रोमांटिक ख्यालों में रहती हूँ? हाँ? बलदेव हंसते हुए बोला, अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम तो बिल्कुल सर पर चढ़ने को आ जाती हो। बात समझो, अभिनव हमारे अवतार ग्रुप का सीनियर मेंबर है, उसका ख्याल रखना हमारे लिए ऑनर की बात है। हमारे ग्रुप में और कई बच्चे हैं जो ये काम करने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। मैं तुम्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, तुम्हें तो उल्टा थैंक यू बोलना चाहिए। दादा पोते की इस मजाकिया कन्वर्सेशन को सुनकर अभिनव भी मन ही मन मुस्कुरा दिया। कुछ ही पलों में बलदेव वहां से चला गया और कमरे में बिल्कुल शांति हो गई। तभी अभिनव को महसूस हुआ कि कोई उसके नजदीक आ रहा था। उसकी नाक में एक बहुत ही प्यारी खुशबू आई। ये वही खुशबू थी जिसकी वजह से अनन्या को उस पर शक हुआ था। तभी अदिति ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अभिनव सुन सकता था लेकिन कुछ बोल नहीं सकता था। जब अभिनव ने कोई जवाब नहीं दिया तो अदिति बोली, इतना हैंडसम लड़का, देखो तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। वैसे तुम बहुत लकी हो जो तुमने आखिरी टाइम पर हमें फोन किया, वरना तुम वही नदी में डूब कर मर जाते। अदिति बेड के बगल की कुर्सी पर बैठते हुए बोली, पता है तुम्हें, मैं मालदीव्स में वेकेशन पर थी और दादाजी ऋषिकेश में मेडिटेशन करने गए थे। रातों रात हम भाग कर यहाँ आए हैं। अभिनव अभी भी चुपचाप पड़ा हुआ था। अदिति आगे बोली, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा अवतार ग्रुप से जुड़ने का फायदा। अभिनव जानता था कि अदिति की वजह से ही उसकी शादी खराब हुई थी, लेकिन बलदेव और अदिति की वजह से ही उसकी जान बची थी। उसके दिल में इस वक्त कई तरह के मिक्स्ड इमोशंस आ रहे थे। अदिति आगे बोली, तुम पिछले 7 दिनों से बेहोश हो। हमने अपनी पूरी फोर्स लगा दी, तब जाकर तुम बचे। यहाँ तक कि हमारे लीडर भी बेंगलोर से दिल्ली वाली ब्रांच में आ गए, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अदिति की आवाज में एक नाराजगी थी। वो आगे बोली, पता भी है, पिछले 7 दिन और 7 रातों से मैं तुम्हारे साथ ही हूं। चलो अब आंखें खोलो, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। 7 दिन सुनकर अभिनव अंदर से हिल चुका था। 7 दिन पहले उसे अनन्या का फोन आया था और तब से लेकर अब तक उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ था। अभिनव अपने आप से बोला, शायद अनन्या मेरे लिए बहुत परेशान हो रही होगी। मैं उस तक ये न्यूज कैसे पहुंचाऊं कि मैं ठीक हूं। तभी अदिति ने कहा, चलो तुम्हारे स्पंज बात और कपड़े बदलने का टाइम हो गया है। ये कहते हुए वो अभिनव के लिए कपड़े और स्पंज बात का सामान लेने बाहर चली गई। अभिनव अभी भी लाचार बिस्तर पर पड़ा हुआ था। वो अपने आप से बोला, बलदेव वाकई में बेवकूफ खुसट है। मेरे जैसे शादीशुदा आदमी के कपड़े अदिति कैसे बदल सकती है? ये नहीं हो सकता। अभिनव मन ही मन में चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। तब तक अदिति कपड़े और स्पंज बात का सामान लेकर आई और बोली, इससे पहले कि मैं तुम्हारे कपड़े बदलूं, एक बात साफ साफ सुन लो। मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं कर रही हूँ। बस दादाजी ने कहा है, इसलिए मैं तुम्हारी देखभाल कर रही हूँ।
वैसे भी पिछले 7 दिन से मैं ही तुम्हारे कपड़े बदल रही हूँ। इसके बाद मेरे बारे में कुछ गलत खबर मत फैला देना। अभिनव ने कुछ बोलने की कोशिश की। उसकी होठ हिले। अदिति ने उसकी होठों के पास कान लगाया और बोली, क्या कहा? कुछ बोला तुमने? लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। अदिति ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी चुप्पी को हाँ समझूंगी। यह कहते हुए उसने अभिनव के ऊपर के कपड़े निकाल दिए और स्पंज को साबुन के झाग में डुबोकर उसकी छाती पर धीरे धीरे मलने लगी। अभिनव अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, नहीं रुको, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उसके अंदर अपने शरीर का एक बाल हिलाने तक की भी ताकत नहीं थी। अदिति को लगा कि अभिनव तो बेहोश ही है। उसने कहा, तुम्हारी मसल्स तो बहुत ही हार्ड है। जितनी बार भी देखती हूँ उतनी बार मजा आ जाता है। अगर अभिनव कुछ कर पाता तो वो अदिति को धक्का देकर दूर फेंक देता, लेकिन वो मजबूर था। लेकिन सच ये था कि उसे भी नहलाया जाना अच्छा लग रहा था। अदिति ने आगे कहा, तुम कौन सी एक्सरसाइज करते हो? कई लोग तो जिम जाकर भी ऐसी बॉडी नहीं बना पाते। वैसे अगर मैं तुम्हें ग्रीक गॉड कहकर बुलाऊं तो गलत नहीं होगा। ये कहते हुए अदिति उसके सीने को ब्रश से जोर जोर से घिसने लगी। अभिनव इस वक्त इतना मजबूर था कि उसकी आंखों से आंसू बहने वाले थे। वो अपने आप को बिल्कुल लाचार और अबला महसूस कर रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसी जबरदस्ती होगी। तभी अदिति ने कहा, थोड़ा सा दर्द होगा, ओके? मैं तुम्हें पलटने वाली हूँ, पीठ भी साफ कर देती हूँ। इससे पहले कि अभिनव कुछ समझ पाता, उसके शरीर में बेतहाशा दर्द होने लगा। अदिति ने उसको एक तरफ मोड़कर उसकी पीठ को भी पूरी तरह साफ कर दिया और फिर उसके सभी जख्मों पर दवाई भी लगा दी। अभिनव को भी महसूस हो रहा था कि अदिति बहुत मेहनत कर रही थी। माँ बाप और पत्नी के अलावा इस तरह की केयर और कौन कर सकता था। अभिनव का दिल अचानक अदिति के लिए काफी सॉफ्ट होने लगा। लेकिन अभिनव के दिल में जो ये अच्छी बातें आ रही थी वो अदिति की अगली बात सुनकर कड़वाहट में बदल गई। अदिति बोली, ओके, ऊपर की बॉडी तो हो गई, अब नीचे करना पड़ेगा। यह सुनकर अभिनव बहुत बुरी तरह घबरा गया और वो मन ही मन चिल्लाया, अदिति, तुम सच में बहुत बड़ी ठरकी लड़की हो। तुम्हें शर्म वरम आती है कि नहीं? लेकिन अदिति ये सब बातें नहीं सुन सकती थी। उसने तुरंत अभिनव के नीचे के कपड़े भी निकाल दिए। अभिनव शर्म के मारे अंदर ही अंदर पसीने पसीने हो रहा था। लेकिन तभी उसे अपने पैरों पर ठंडा ठंडा पानी महसूस हुआ जो उसे बहुत अच्छा लगा। इस वक्त वो किसी तड़पती हुई मछली की तरह पड़ा हुआ था जिसकी अदिति नामक कसाई अपने स्पंज रूपी गड़ासे से सफाई कर रही थी। तभी अदिति अपने आप से बोली, अदिति बेटा, अगर मन साफ हो तो सब कुछ साफ हो जाता है। वैसे भी मैं ये सब तो पिछले 7 दिन से देख रही हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बस साफ सफाई करनी है, इट्स ओके। ये कहते हुए अदिति ने आंखें बंद कर ली और मंत्र जपने लगी। अभिनव इस वक्त बुरी तरह रोने की हालत में था। वो मन ही मन चिल्लाया, नहीं, मुझे वहां हाथ मत लगाओ प्लीज, मुझे वहां सफाई नहीं करवानी, मुझे छोड़ दो। वो पहले ही अदिति की वजह से बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ था। वो इस मुश्किल को और नहीं बढ़ाना चाहता था। तभी अदिति बोली, ओके, लोअर बॉडी भी हो गई। अचानक अभिनव को महसूस हुआ कि अदिति ने केवल उसकी टांगों को साफ किया था, उसके आगे कुछ नहीं। इससे अभिनव को बहुत ज्यादा सुकून महसूस हुआ और साथ ही साथ उसे बहुत ही फ्रेशनेस भी महसूस होने लगी। अदिति ने अभिनव को नए कपड़े पहनाए और शांति से बिस्तर पर लिटा दिया। कुछ देर की शांति के बाद अभिनव ने अपने आप पर फोकस किया और बोला, उस समुराय को मेरे पीछे किसने भेजा होगा? क्या अब भी गुड़गांव में मेरे दुश्मन बैठे हुए हैं? लेकिन मुझे लगा था कि माफिया किंग के डोमिनेशन के बाद हमारे दुश्मन पूरी तरह खत्म हो चुके होंगे। कुछ देर और सोचते हुए अभिनव बोला, अर्जुन तो जेल में है और दिक्पाल कब का मर चुका है, तो फिर ऐसा हमला कौन करवा सकता है? काफी देर सोच विचार करने के बाद भी अभिनव को कोई जवाब नहीं मिला। उसने कहा, इस वक्त मैं इतना कमजोर हो चुका हूं कि ज्यादा दिमाग भी नहीं चल रहा है। इस बार मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। इन्हीं सब ख्यालों में डूबा हुआ अभिनव धीरे धीरे गहरी नींद में सो गया। दूसरी तरफ अनन्या के घर पर गार्डन में बने हुए छोटे से तालाब के पास अकेली अनन्या बैठी हुई थी।
उसकी सूख चुकी आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। वो अभिनव की चिंता में कई दिनों से अच्छे से सोई तक नहीं थी। उसने अचानक फोन निकाला और लगभग 500वीं बार अभिनव को फोन मिलाया, लेकिन अभी भी फोन स्विच ऑफ था। अनन्या बड़बड़ाते हुए बोली, अभिनव, ये सब क्या है? तुम कहाँ हो? तुम मुझसे माफी मांगने आए थे, फिर ऐसे मेरे साथ लुका छुपी क्यों खेल रहे हो? हालांकि अनन्या ने अभी भी अभिनव को माफ नहीं किया था, लेकिन उसका अचानक से मिलने आना और फिर खुद ही गायब हो जाना अनन्या को अंदर ही अंदर कुछ बुरा होने का अंदेशा दे रहा था। 1 हफ्ते से उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था, जिसकी वजह से वो बहुत पतली हो गई थी। बंगले की दूसरी मंजिल पर राजीव और शर्मिला खिड़की के पास बैठे हुए अनन्या को ही देख रहे थे। शर्मिला ने पूछा, तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो? अभिनव का कुछ पता चला या नहीं? शर्मिला जानती थी कि पति पत्नी के बीच में चाहे कितना भी झगड़ा क्यों ना हो, उनका एक बार आपस में ठीक से बात करना जरूरी था। और अभिनव बात ही करने आया था और अचानक गायब हो गया था। राजीव ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो शर्मिला आगे बोली, अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? कहीं अभिनव को कुछ हो तो नहीं गया होगा? वैसे भी गुड़गांव में आजकल क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यह सुनकर राजीव अचानक चिढ़ते हुए बोला, अरे चोर के घर में कभी चोरी हो सकती है क्या? तुम्हें पता नहीं है अभिनव कौन है? टाइगर है वो, टाइगर। पूरा गुड़गांव उसके नाम से थर थर कांपता है। शर्मिला बोली, लेकिन ऐसे ही लोगों के बहुत दुश्मन भी तो होते हैं, क्या पता। आगे की बात वो पूरी नहीं कर पाई। तभी राजीव ने कहा, मैंने पूरी कोशिश की, पुलिस से भी कांटेक्ट कर लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब कोई रास्ता नहीं मिला तो मैंने वो अनन्या की शादी में आए थे ना, मोंटी, अकरम, वो माफिया किंग के लोग, उन्हें भी फोन करके देख लिया। वो भी पूरे गुड़गांव को सर पर उठाकर घूम रहे हैं, लेकिन उनको भी अभिनव का कोई क्लू नहीं मिला। ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ। अब आगे क्या होगा? क्या बलदेव और अदिति अभिनव को इंडिया से बाहर ले गए हैं, या फिर अभी भी अभिनव गुड़गांव में ही कहीं मौजूद है? आखिर मोंटी और अकरम पूरी जान लगाने के बावजूद भी अभिनव को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? क्या अभिनव के ऊपर दोबारा कोई हमला होने वाला है? क्या अदिति एक बार फिर से अभिनव और अनन्या के बीच में दरार डालने का काम करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। जब राजीव की हर कोशिश नाकाम हो गई थी तो शर्मिला ने कहा, क्यों ना हम पारुल को कुछ दिनों के लिए फिर से बुला ले? वो रहेगी तो अनन्या का दिल बहला रहेगा और उससे थोड़ा उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी पूछ लेंगे। अनन्या को ऐसे देख देख कर मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। ये सुनते ही राजीव उठा और बोला, ठीक है, मैं अभी फोन करता हूं उसे। राजीव के कॉल के लगभग 2 घंटे बाद बंगले का दरवाजा खुला और एक लग्जरी कार अंदर आई। गाड़ी पार्क करके पारुल भी छोटे से तालाब के पास आ गई। उसने देखा कि अनन्या अभी भी मायूस ही बैठी हुई थी। अनन्या का ऐसा हाल देखकर पारुल को बहुत दया भी आई और गुस्सा भी। वो अनन्या के पास जाकर बैठी और बोली, अनन्या कैसी हो? उसे देखते ही अनन्या ने अपने आंसू पोंछे और बोली, अभिनव के बारे में कुछ पता चला? पारुल ने भी पिछले 1 हफ्ते से अभिनव को ढूंढने के लिए अपनी पूरी इंटरपोल की फोर्स को लगा रखा था। पारुल उसके कंधे सहलाते हुए बोली, कुछ खास पता नहीं चला, केवल इतना पता चला कि वो किसी मुसीबत में है। यह सुनकर अनन्या को ऐसा झटका लगा मानो उसने बिजली की नंगी तार को छू लिया हो। उसके चेहरे पर एक घबराहट आ गई। उसने पूछा, कैसी मुसीबत? अभिनव को क्या हुआ है? बताती हूं, पहले अंदर चलो। पारुल ने अनन्या को सहारा देकर उठाते हुए कहा। पिछले कई दिनों से ठीक से खाना ना खाने की वजह से अनन्या बहुत कमजोर हो गई थी। उसके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था। पारुल ने कहा, तुम अपने और अपने बच्चे के साथ इतनी ज्यादती क्यों कर रही हो अनन्या? दिस इज नॉट डन। अनन्या धीमे से मुस्कुराई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अनन्या और पारुल के लिविंग रूम में पहुंचते ही राजीव और शर्मिला भी नीचे आ गए। पारुल के सोफे पर बैठते ही राजीव ने पूछा, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? पारुल ने दबी हुई आवाज में कहा, जिस होटल में अभिनव रुका हुआ था, मैंने वहां की और आसपास के एरिया की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करवाई है। उससे यह पता चला है कि वो किसी मुसीबत में फंस गया है। राजीव ने चौंकते हुए कहा, क्या सच में?
लेकिन मैंने और माफिया किंग के कुछ मेंबर्स ने भी वहां के सीसीटीवी कैमरास चेक किए थे, लेकिन वहां तो सब कुछ नॉर्मल था, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। पारुल ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अंकल, आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। हमारी एजेंसी ने पता लगाया है कि जिस रात अभिनव ने अनन्या का फोन काटा था, उसके बाद होटल और बाहर सड़क के सारे सीसीटीवी कैमरास को ब्लॉक कर दिया गया था। यह सुनकर वो सभी लोग घबरा गए। राजीव ने आगे कहा, लेकिन मैंने खुद सीसीटीवी फुटेज देखी है, सारे कैमरास ऑन थे। पारुल सर हिलाते हुए बोली, अंकल, आज समझ नहीं रहे, जो आपने फुटेज देखी वो नकली भी तो हो सकती है। ये एआई का जमाना है, नकली सीसीटीवी फुटेज जनरेट करना एआई के लिए 5 मिनट का काम है। और वैसे भी नकली फुटेज पर टाइम स्टैम्प चिपकाकर कोई भी हैकर आराम से आपको बेवकूफ बना सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। यह सुनकर राजीव बिल्कुल हैरान रह गया। अनन्या भी ये सुनकर बुरी तरह कांप उठी थी। उसको परेशान देखकर पारुल ने कहा, अब तो आप समझ ही गए हो कि सिचुएशन कितनी डेंजरस है। यह सब कुछ एक सोची हुई साजिश लगती है। अनन्या ने पूछा, लेकिन अभिनव कैसा है, उसके साथ हुआ क्या है? पारुल ने कहा, यह तो फिलहाल मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो जो कोई भी है बहुत खतरनाक है, क्योंकि अभिनव इस तरह गायब हो गया है मानो वो गुड़गांव कभी आया ही ना हो। अनन्या अपने आप से बोली, अभिनव ना जाने किन लोगों के चक्कर में फंस गया है, कभी सुनता भी तो नहीं है, जब देखो अपनी ही चलाता है। अनन्या अगले ही पल पूरा जोर लगाकर अपने पैरों पर खड़ी हुई और बाहर की ओर जाने लगी। पारुल तुरंत उठी और उसे रोकते हुए बोली, अनन्या, कहाँ जा रही हो तुम? अनन्या रोते हुए बोली, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ, मेरा उससे मिलना जरूरी है, जिंदा नहीं तो मरा ही सही, अभिनव को आखिरी बार देखना जरूरी है। इतना बोलने के लिए भी अनन्या को बहुत जोर लगाना पड़ा था। तभी राजीव और शर्मिला भी नजदीक आ गए। उन्होंने कहा, अनन्या, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अभिनव को कुछ नहीं हुआ होगा, वो बिल्कुल ठीक होगा, हम उसे ढूंढकर वापस ले आएंगे। शर्मिला ने कहा, और तब तक तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा बच्चे। अभिनव कल को वापस आएगा तो अपने बच्चे के बारे में पूछेगा, तो तुम क्या जवाब दोगी? हाँ, कि तुमने अपने पेट में पल रही इस नन्ही जान का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। ये सुनते ही अनन्या जोरों से रोने लगी। वो कमजोर होकर सोफे पर बैठ गई और बोली, तो मैं क्या करूं? उसने मैसेज किया था कि वो मुझे सब कुछ समझाएगा, मुझे अपने साथ वापस लेकर जाएगा, फिर वो अचानक गायब क्यों हो गया? मम्मी, पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अभिनव को उसकी गलती की बहुत बड़ी सजा दे दी। आप चलो, अभी मेरे साथ चलो, उसे ढूंढ कर लाते हैं। इसके आगे अनन्या जो कुछ भी बोली वो उसके रोने के साथ घुल मिल गया था। अनन्या को इस तरह देख उन तीनों का ही दिल टूट रहा था। अनन्या पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से अभिनव से दूर थी, लेकिन सच्चा प्यार तो सच्चा ही होता है। अभिनव को मुसीबत में पड़े देख अनन्या तुरंत पिघल गई। राजीव भी इस वक्त अपना माथा पीट कर बैठ गया। पारुल ने अनन्या के कंधे पर हाथ रखा। वो उसे दिलासा देने के लिए कुछ बोलने वाली थी कि तभी अनन्या बेहोश होकर गिर पड़ी। ये देखकर राजीव और शर्मिला बुरी तरह घबरा गए। पारुल ने शांति से कहा, इट्स ओके, इस वक्त अनन्या का बेहोश होना ही ठीक है, उसकी बॉडी को थोड़ा आराम मिलेगा। उन तीनों ने मिलकर अनन्या को आराम से लिटाया और उसके ऊपर एक चादर डाल दी। थोड़ी देर की शांति के बाद शर्मिला ने पूछा, पारुल, क्या तुम्हें इसके अलावा और भी कुछ पता चला है? पारुल बोली, फिलहाल तो और कुछ नहीं, लेकिन आप लोग अनन्या का ध्यान रखिए। मुझे पूरा यकीन है कि अभिनव जरूर वापस आएगा। मैं उसकी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ हूं। वो अपना ख्याल रख सकता है। वो जहां कहीं भी होगा, सेफ होगा। यह कहकर पारुल बंगले से निकल गई। पारुल इस वक्त अपनी गाड़ी को सड़कों पर दौड़ाते हुए जा रही थी। वो अपने आप से बोली, जिस शाम अभिनव गायब हुआ, उसी शाम अवतार ग्रुप के बहुत सारे लोग यमुना में सफाई के नाम पर कुछ ढूंढने के लिए गए थे। पारुल को ये न्यूज भी इंटरपोल की एजेंसी से ही मिली थी, लेकिन उसने ये राजीव और शर्मिला को नहीं बताया।
क्योंकि अवतार ग्रुप एक रेप्यूटेड और पावरफुल एसोसिएशन था जिसका कई सारे इंटरपोल के हाई लेवल के ऑफिसर्स के साथ भी कनेक्शन था। उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक करने से मना किया गया था। पारुल की आंखों में एक चमक थी। वो बोली, इस वक्त मुझे अभिनव का कोई क्लू मिल सकता है तो केवल अवतार ग्रुप से ही मिल सकता है। रात के वक्त गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर के बीचों बीच बसे हुए तिब्बती मार्केट में बहुत चहल पहल थी। चारों तरफ कपड़े, खाने पीने के सामान की दुकानें थी और तरह तरह के रंग बिरंगे से लोग वहां घूम रहे थे। बाजार की पतली गलियों के बीच से पारुल अपनी महंगी गाड़ी में गुजर रही थी। इतनी लग्जरी कार को वहां पर देख हर किसी का ध्यान गाड़ी के ऊपर ही था। मार्केट के एंड में हल्की सी पहाड़ी थी जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी महल नुमा 4 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई थी जिस पर खास तौर से लोहे और सिल्वर की पट्टियों पर नक्काशी की गई थी। तिब्बत, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट के एरिया के आर्किटेक्चर का असर उस बिल्डिंग पर बहुत ज्यादा दिख रहा था। बिल्डिंग का एक बड़ा सा एंट्रेंस था जिसके ऊपर लिखा हुआ था अवतार क्लब हाउस। एंट्रेंस के दोनों तरफ पानी के छोटे छोटे तालाब थे जिनमें सफेद रंग के फूल खिल रहे थे। पारुल ने जैसे ही गाड़ी अंदर ले जाने की कोशिश की तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। ओए, अपना ससुराल समझ रखा है क्या? ऐसे ही कोई अंदर ना जा सके। दिस इज प्राइवेट प्रॉपर्टी मैडम। पारुल ने आवाज की तरफ नजर घुमाकर देखा तो एक 6.5 फुट का हरियाणवी जाट लड़का तिब्बती कपड़े पहने हुए खड़ा था। पारुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस ऐसे ही घूमने आई थी। मैं भी यहाँ पास में ही रोहतक के गांव में रहती हूँ। थोड़ा अंदर घूम लेने दो, मैं कोई चोर थोड़ी हूँ। वो लड़का नजदीक आकर बोला, मैडम, चोर का तो मोर बना देते 1 मिनट में। आप खूबसूरत हो इसलिए मैं शांति से जाने को कह रहा हूँ, तो आप भी शांति से गाड़ी घुमा लो हैं? पारुल समझ गई थी कि वो लड़का नहीं पिघलने वाला था। उसने तुरंत अपनी गाड़ी मोड़ी और वहां से निकल गई। अवतार ग्रुप के लोकल ऑफिस का पता लगाना उसके लिए बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अंदर जाना एक अलग ही मसला था। जैसे ही पारुल की गाड़ी वहां से गई, उस लड़के ने 2-4 लड़कों को बुलाया और बोला, हर वक्त गेट पर 2 लोग खड़े होने चाहिए। क्लब हाउस में इस वक्त हमारे खास मेहमान आए हुए हैं। अवतार ग्रुप के मेंबर्स के अलावा कोई भी अंदर नहीं जाएगा। कान खोल कर सुन लो छोरो, क्या? और अगर कोई घुसा तो फिर मैं तुम लोगों को थ्रेशर में घुसेड़ के खाद बना दूंगा, समझ गए? जी, लड़कों ने एक साथ कहा। तभी वो लड़का भी धीमी आवाज में बोला, और एक खास गुप्त इंफॉर्मेशन जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। इस बार जो गेस्ट आए हैं ना, उनके आगे बलदेव जी और हमारे लीडर भी इज्जत के साथ रहे हैं, इसलिए बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, समझ गए? ये सुनते ही वो चारों लड़के मुस्तैदी से गेट पर तैनात हो गए। क्लब हाउस के अंदर अदिति अभिनव के लिए एक पानी का ग्लास लेकर उसके कमरे में गई। अभिनव अभी भी बेहोश पड़ा था। अदिति उसके पास बैठते हुए बोली, कुछ ही दिन पहले तो हम कनाडा में मिले थे और अब देखो तुमने अपना ये क्या हाल बना लिया। 7 समुंदर पार करके तुम अनन्या से ही मिलने आए हो ना, कम से कम अपनी सेफ्टी तो लेकर चलते। ये कहते हुए अदिति ने एक गहरी सांस ली और बोली, सच बताऊं, कभी कभी मुझे अनन्या से बहुत ज्यादा जेलसी फील होती है जो उसे तुम्हारे जैसा पति मिला। दादाजी ठीक ही कहते हैं, किस्मत से पहले और उससे ज्यादा किसी को नहीं मिलता, वरना तुम आज मेरे होते। ये कहते हुए अदिति ने अभिनव के सर को सहारा देकर ऊपर किया और धीरे धीरे उसके मुंह में गिलास लगाकर पिला दिया। अदिति आगे बोली, वैसे तुम्हें यहाँ आना पड़ा, ये मेरी ही गलती है ना। अगर मैं तुम्हारी लाइफ में ना आती तो अनन्या कभी तुमसे नाराज होती ही नहीं। पिछले कुछ दिनों में अदिति ने अवतार ग्रुप की मदद से अभिनव के बारे में सब कुछ पता लगवा लिया था। अदिति ने वैसे तो सोचा था कि वो अनन्या को फोन करके यहाँ बुला लेगी और अभिनव को उसके हवाले कर देगी, लेकिन बलदेव और आर्यन ने उसे रोक दिया था। अभिनव के ऊपर अभी भी हमला होने का खतरा था, इसलिए वो उसको छुपाकर अवतार क्लब हाउस में रखे हुए थे। अदिति अभिनव के बिस्तर के पास गई और उसने मेडिकल इक्विपमेंट चेक किए।
सब कुछ ठीक था, इसलिए वो चुपचाप एक कुर्सी पर बैठकर अभिनव को देखने लगी। ठीक उसी वक्त कनाडा में अभिनव के बंगले पर लगभग आधी रात हो चुकी थी। हंसराज एक प्लेबॉय की मैगजीन पढ़ते हुए एंजॉय कर रहा था। तभी उसका फोन बजा। फोन उठाते ही वो किसी स्प्रिंग की तरह बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया और बोला, क्या कहा? अभिनव ठीक तो है ना? किसने किया ये? किसने किया? अभी की अभी बताओ। हंसराज के चेहरे पर गुस्से की आग भड़कने लगी थी। 2 सेकंड बात सुनने के बाद उसने कहा, गढ़वाल परिवार के ऑफिस में बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वहां आकर खुद सारा मैटर देख लूंगा। ये कहते ही उसने फोन काट दिया। इस वक्त गुस्से से उसने मोबाइल को इतनी जोर से पकड़ा कि मोबाइल में दरारें पड़ गई। हंसराज अपने आप से बोला, अभिनव को अकेले भेजकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। न जाने वो कौन सी मुसीबत में फंस गया है। ये सब मेरी ही गलती है। अब मैं वाकई में वो पहले वाला हंसराज नहीं रहा। ये कहते हुए हंसराज ने खुद को 2 जोरदार तमाचे मार लिए और प्लेबॉय मैगजीन फाड़कर उसमें आग लगा दी। ठीक उसी वक्त वाणी भी हॉस्पिटल से वापस आ रही थी। जैसे उसने हंसराज को इतने गुस्से में देखा, वो बोली, हंसराज जी क्या हुआ है? हंसराज ने गहरी आवाज में कहा, वाणी, फिलहाल यहाँ की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मुझे एक जरूरी काम से जाना होगा। ये कहते ही वो सीधे अपने कमरे में जाकर सामान पैक करने लगा। वाणी हैरान थी, लेकिन उसने हंसराज से कुछ पूछा नहीं। लगभग 10 मिनट बाद हंसराज बंगले से निकल गया। दूसरी तरफ अवतार क्लब हाउस में अदिति अभिनव के चेहरे और पूरे बदन को निहारते हुए किसी ख्याल में डूबी हुई थी। मेडिकल इक्विपमेंट की बीप बीप की आवाजें लगातार आ रही थी। अदिति बोली, तुम अपनी आंखें खोलकर मुझे कब देखोगे अभिनव? जैसे उसके मुंह से ये शब्द निकले, वो खुद भी हैरान रह गई। उसने तुरंत अपने गाल पर एक थप्पड़ मारा और एम्बैरेस होते हुए बोली, हे भगवान अदिति, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? कुछ भी बकवास कर रही हो। अभिनव और अनन्या की शादी हो चुकी है, ये भूलो मत। क्या तुम बिल्कुल बेशर्म हो गई हो? उसका पूरा बदन गर्म हो चुका था। वो तुरंत उठी और बाहर जाते हुए बोली, नो 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 अदिति, नींद से जागो, ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ। दादाजी ने कहा था मन साफ होना चाहिए और तुम ऐसी ऐसी बातें सोच रही हो। लगता है बर्फ के पानी से नहाना पड़ेगा, तब जाकर दिमाग शांत होगा। अदिति जैसे ही बाहर निकली, अभिनव की आंखों में हल्की सी हरकत हुई। जब अदिति ये सब कुछ बोल रही थी तो वो असल में नींद से जगा हुआ था। अब आगे क्या होगा? क्या अदिति के साथ अकेले बीत रहे ये पल सचमुच अभिनव और अदिति के बीच में प्यार की चिंगारी लगा देंगे? क्या अभिनव सच में अनन्या को धोखा देगा या फिर अभिनव और अनन्या के प्यार की जीत होगी? क्या हंसराज हमला करने वाले का पता लगा पाएगा? क्या पारुल इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में अभिनव की जान को और बड़े खतरे में डाल देगी? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अदिति अभिनव के कमरे से निकल गई। बाहर आंगन में आकर उसने फूलों में पानी डालने वाले पाइप से पानी लिया और अपने मुंह पर छींटे मारे, लेकिन अभी भी अभिनव ही उसके जहन में घूम रहा था। ठीक उसी वक्त पारुल ने अपनी गाड़ी तिब्बती मार्केट के एक कोने में खड़ी कर दी और छुपते छुपाते अवतार क्लब हाउस के पीछे वाली दीवार के पास पहुंच गई। पारुल ने उस दीवार को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, ये छोटी सी दीवार मुझे नहीं रोक सकती। पुलिस ट्रेनिंग इसी दिन के लिए तो करवाती है। उसने एक गहरी सांस ली और अपने जेब से 2 खास तरह के दस्ताने निकाल कर पहने। उसने 2 कदम पीछे लिए और दौड़ती हुई दीवार के ऊपर किसी छिपकली की तरह चिपकते हुए ऊपर चढ़ने लगी। दस्ताने उसे ऊपर चढ़ने में खास तौर पर मदद कर रहे थे। दीवार के ऊपर पहुंचकर वो नीचे कोर्टयार्ड में कूद गई और तुरंत एक पिलर के पीछे छुपकर चारों ओर मुआयना करने लगी। पारुल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बिल्कुल सन्नाटा है, लगता है यह कोई नहीं आता। तभी किसी ने उसकी पीठ पर थपथपाया और कहा, मैं हूं ना। पारुल जैसे ही मुड़ी, उसकी आंखों के आगे अदिति का खूबसूरत चेहरा आ गया। एक पल के लिए वो उसकी खूबसूरती में खो सी गई, लेकिन अदिति ने बिना कोई वक्त गवाए
उसके मुंह पर एक जोरदार चाटा जड़ दिया। पारुल लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हट गई। तब जाकर उसे होश आया। उसने अपना मुंह सहलाते हुए कहा, शिट। अदिति समझ गई थी कि पारुल अवतार ग्रुप की मेंबर नहीं बल्कि कोई घुसपैठिया थी। अदिति ने गुस्से भरी आवाज में कहा, कौन और तुम यहाँ क्या करने आई हो? पारुल अचानक अपना गाल पकड़कर जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, मुझे तो कॉलेज का प्रोजेक्ट मिला था, तिब्बती कल्चर के ऊपर 15 पेजेस का ऐसे लिखना था, इसीलिए आई थी। अदिति ने हैरान होकर कहा, क्या? पारुल रोते रोते उठी और आगे बोली, आपने बिना मतलब मुझे चाटा मार दिया। मेरे दांत में कल ही आरसीटी हुई थी, मैं घर जा रही हूँ। ये कहते हुए पारुल रोते रोते बाहर की ओर निकलने लगी। अदिति एक पल तो उसे हैरान होकर देखती रही, फिर उसने अचानक कहा, रुको, तुम मेरे ही सामने दीवार फांद कर आई हो और खुद को स्टूडेंट बता रही हो। मेरे माथे पर कुछ लिखा है क्या? पारुल समझ गई थी कि उसकी पोल खुल चुकी थी। फिर भी उसने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ दीदी, मैं कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए आई थी। अदिति ने गुस्से में कहा, अपने बच्चों को स्कूल भेजने की उम्र में खुद को स्टूडेंट बता रही हो? थोड़ी शर्म वरम है या नहीं? आंटी कही की। आंटी शब्द सुनते ही पारुल के अंदर की आंटी जाग गई। वो चिल्लाई, ए तमीज से बात कर। आंटी किसको बोला? वो तो शुक्र मनाओ कि मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाती, वरना यही बाल पकड़कर ऐसे घुमाती की चक्री बन जाती। ये कहते हुए वो वहां से जाने लगी। पारुल को लगा कि उसकी किस्मत अच्छी थी कि एक लड़की से सामना हुआ, लेकिन फिर भी बात कहीं बढ़ ना जाए, इसलिए आज के लिए वहां से जाना ही उसने ठीक समझा। लेकिन अदिति भी टेढ़ी खीर थी। उसको अंडरस्टिमेट किया जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने गुस्से में आओ देखा ना ताव और सीधे पारुल की ओर झपट पड़ी। अदिति चिल्लाकर बोली, अरे आंटी, तो क्या मेरी चक्री बनाएगी? मैंने ही तेरी बत्ती जलाकर रॉकेट की तरह तुझे यहाँ से नहीं भगाया तो मेरा नाम अदिति नहीं। ये कहते हुए अदिति ने पारुल को मुक्का मार दिया। पारुल को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने खुद को डिफेंड तो कर लिया, लेकिन मुक्के की ताकत ज्यादा थी। उसकी वजह से पारुल का पूरा मुंह झंझना गया। देखते ही देखते दोनों में जोरदार लड़ाई छिड़ गई। दोनों में से कोई भी कम नहीं था। अदिति बचपन से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेती आई थी और पारुल इंटरपोल की टॉप एजेंट थी। दोनों को एक दूसरे की ताकत देखकर हैरानी हुई। काफी देर तक लड़ाई बराबरी की चलती रही। दोनों एक दूसरे पर लात और घूसों की बौछार कर रहे थे, लेकिन अदिति की आंखों में पारुल एक खतरा थी जो कि अभिनव की मुश्किलें बढ़ा सकती थी। इसीलिए वो पूरी जान लगाकर लड़ रही थी, जिसका असर धीरे धीरे दिखने लगा। देखते ही देखते अदिति ने पारुल की छाती पर एक जोरदार घूसा जड़ दिया। इसकी वजह से पारुल लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर पड़ी। उसने अपना हाथ अपने दिल पर रखा और जोर जोर से गहरी सांसें लेने की एक्टिंग करने लगी। उसने कहा, तुम बहुत ही बुरी लड़की हो। तुमने डायरेक्ट मेरे दिल पर मारा है। पता है, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? दिल पर वार नहीं करते। पोल्यूशन का धुआं सूंघ सूंघ कर हम लोगों को दिल की प्रॉब्लम हो चुकी है। यह कहकर पारुल लाचार सी तड़पती हुई जमीन पर घिसटने लगी। पारुल की अजीबोगरीब बात सुनकर अदिति हैरान थी। उसने कहा, तुम मुझे थोड़ी सी मेंटल लग रही हो, कुछ भी बकवास करने लगती हो। पारुल गुस्से का नाटक करते हुए बोली, मेंटल? मैं मेंटल? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। ये कहते हुए वो उठने की कोशिश करने लगी। अदिति उसे अपने पैरों पर खड़े होने का मौका नहीं देना चाहती थी। उसने तुरंत आगे बढ़कर उस पर हमला किया, लेकिन पारुल अचानक से उठी और उसने पानी का पाइप उठाकर अदिति के मुंह पर पाइप को एक कोने से दबाकर तेज पिचकारी मारी। अचानक आंखों में पानी पड़ने की वजह से अदिति 2 सेकंड के लिए बौखलाकर पीछे हट गई। वो अपना चेहरा साफ करने लगी। इतने में पारुल दौड़ते हुए दीवार के ऊपर चढ़ गई और बोली, बाय बाय, फिर कभी नहीं मिलेंगे। अदिति ने पारुल को दीवार पर चढ़ते देखा। वो चिल्लाई, रुको! लेकिन अगले ही पल पारुल दीवार से नीचे की ओर कूद गई और वहां से रफू चक्कर हो गई। अदिति अभी भी हैरान थी। उसने अपना चेहरा पोंछा और कहा, ये कौन पगली थी? कहीं ये अभिनव को नुकसान? नहीं, इसे देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा था। दूसरी तरफ अभिनव अपने कमरे के अंदर लेटा हुआ था।
उसने बाहर से आ रही लड़ाई की आवाज सुन ली थी और वो पारुल की आवाज को अच्छी तरह पहचान गया था। अभिनव अपने आप से बोला, अनन्या ने ही पारुल को भेजा होगा। शिट, अगर मैं हिल पाता तो कम से कम अपने ठीक होने की न्यूज तो पारुल के हाथों भिजवा सकता था। दूसरी तरफ पारुल दौड़ती हुई मार्केट की भीड़ में घुस गई। उसने जल्दी से अपनी कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठकर गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, बच गई, वरना पुलिस वाले खुद जेल में होती। उसने जल्दी से शीशे में देखकर अपना चेहरा और बाल ठीक किया और मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन पारुल को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। तभी उसने अपनी टी शर्ट नीचे खींचकर अपनी गर्दन और उसके नीचे के हिस्से को देखा। गर्दन और उसके नीचे का हिस्सा लाल हो चुका था। पारुल दर्द भरी सिसकियां लेकर गुस्से में बोली, वाह अदिति की बच्ची, दिखने में पकोड़ा और मारने में हथौड़ा। यह कहते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से तिब्बती मार्केट से बाहर निकल गई। गाड़ी चलाते हुए वो गुस्से में बोली, पता नहीं अवतार ग्रुप ने क्या जादू चला रखा है कि इंटरपोल वाले मुझे एक छोटी सी टीम तक देने को तैयार नहीं है। पता नहीं अभिनव वहां है भी या नहीं, लेकिन अब मुझे अकेले ही इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, वरना मैं अनन्या और उसके पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगी। दूसरी तरफ कनाडा में सबअर्बन एयरपोर्ट पर अपना लगेज किसी तरह ढूंढते हुए हंसराज रनवे पर पहुंचा। उसने डायरेक्ट वीआईपी फास्ट ट्रैक लेन का यूज किया। रनवे पर पहले से ही उसका प्राइवेट जेट इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में उसकी फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। हंसराज खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, अभिनव, बस कुछ वक्त और, जब तक मैं नहीं आ जाता बस तुम्हें जिंदा रहना होगा। इस वक्त हंसराज की आंखों में ऐसा गुस्सा था जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। तभी एक एयर होस्टेस आकर बोली, सर आप कुछ ड्रिंक्स लेंगे? हंसराज ने कोई जवाब नहीं दिया। एयर होस्टेस दोबारा पूछने वाली थी कि तभी उसकी नजर हंसराज के हाथ में पकड़े हुए गंडासे पर गई। हंसराज गंडासे को बार बार घुमा रहा था। यह देखकर एयर होस्टेस डर गई और तुरंत वहां से चली गई। दरअसल हंसराज को विक्रम का फोन आया था और विक्रम को राजीव के थ्रू इंफॉर्मेशन मिली थी कि अभिनव एक हफ्ते से गायब था। हंसराज अपने गड़ासे को देखते हुए बोला, दामोदर सर के जाने के बाद शायद दुश्मनों को लग रहा है कि अभिनव का कोई गार्डियन नहीं है, लेकिन जिस किसी को भी ये गलतफहमी हो रही है उन्हें शायद मेरी जवानी के दिनों के किस्से पता नहीं। फ्लाइट का स्टाफ दूर खड़े पर्दे के पीछे से हंसराज को देखकर डर रहे थे, क्योंकि वो एक मामूली बूढ़ा नहीं बल्कि खूंखार किलर जैसा दिख रहा था। इंडिया में इस समय तक रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद निकला हुआ था, लेकिन अनन्या की आंखों में नींद नहीं थी। खिड़की के पास बैठी हुई वो बाहर चांद तारों को देख रही थी। अनन्या ने अपने पेट को प्यार से सहलाया। तभी उसकी आंखों से दोबारा आंसू बह निकले। जब से अभिनव की जिंदगी में अदिति आई थी, तब से अनन्या न जाने कितनी रातें ऐसे ही जागकर और रोते हुए बिता रही थी। यहां तक कि कई बार उसके मन में सुसाइड करने का भी ख्याल आ चुका था, लेकिन बार बार अपने पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सोचकर वो रुक जाती थी। अनन्या ने कहा, चिंता मत करो मेरी प्यारी जान, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए इस दुनिया के सारे गम सह लेगी। तुम्हारे पापा चाहे मुझे कितना भी परेशान क्यों ना करे, मैं उनका इंतजार करूंगी। इस वक्त स्टडी रूम में राजीव के साथ विक्रम भी बैठा हुआ था। अभिनव के गायब होने की खबर सुनते ही विक्रम भी भागा भागा चला आया था। वो दोनों मिलकर कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे थे जिनमें अभिनव की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स थी। वो दोनों ही अनन्या को और दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए अभिनव को ढूंढना उनके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। शर्मिला दोनों के लिए गर्म दूध का गिलास लेकर आई और बोली, भाई साहब आप अभी अभी तो पहुंचे हो और उन्होंने आपको अपने साथ इस काम में लगा दिया, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। विक्रम बोला, भाभी जी आप मेरी चिंता मत कीजिए, मेरी तबीयत अनन्या की तबीयत से ज्यादा जरूरी थोड़ी है। अगर अभिनव जल्दी नहीं मिला तो पता नहीं अनन्या अपने साथ क्या कर बैठेगी। शर्मिला ने उसको दूध का गिलास थमाया और फिर राजीव से बोली, अरे आप इनको समझाइए ना, अगर आप दोनों ही बीमार हो गए तो फिर मैं अकेले अनन्या और आप लोगों का ध्यान कैसे रख पाऊंगी। 5 मिनट तो रेस्ट कर लो।
लेकिन विक्रम और राजीव दोनों ने ही उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम पर लगे रहे। शर्मिला भी मजबूरी में चुपचाप उन्हीं के पास बैठ गई। ठीक इसी वक्त अवतार क्लब हाउस में अभिनव अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें 2 बार फड़की और उसके बाद बड़ी मुश्किल से उसने धीरे से अपनी आंखें खोल ली। कमरे की रोशनी को एडजस्ट होने में उसकी आंखों को थोड़ा समय लगा और फिर उसे सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। तब जाकर अभिनव अपने आप से बोला, अनन्या, बस कुछ वक्त और मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी से ठीक होकर वापस आ जाऊंगा। अभिनव को अब अपने शरीर में थोड़ी सी ताकत महसूस होने लगी थी। उसने थोड़ा एडजस्ट होते हुए अपने हाथ और पांव हिलाने की कोशिश की। धीरे धीरे पहले उसकी उंगलियां, फिर हथेली और फिर पूरा हाथ हरकत करने लगा। 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त से बिल्कुल सुन पड़ी बॉडी में जब हरकत हुई तो अभिनव को लगा मानो वो हजारों किलो का बोझ उठा रहा हो। जरा सी हलचल करने में ही उसके माथे का पसीना निकल आया। अदिति अभी भी बिस्तर के कोने पर सर रखे कुर्सी पर बैठी बैठी सो गई थी। अचानक उसे कुछ हिलने डुलने का एहसास हुआ। उसने अपनी आंखें मसलते हुए सर उठाकर देखा तो उसके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। वो एकदम से खड़ी हो गई और एक्साइटेड होकर बोली, तुमने आंखें खोल ली, फाइनली तुम्हें होश आ गया। अभिनव ने उसे इग्नोर किया और अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करता रहा। जब अदिति ने देखा कि अभिनव अपने हाथ भी हिलाने लगा था तो वो बहुत खुश हुई। उसने कहा, वेरी गुड, लेकिन ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे बॉडी पहले की तरह काम करने लगेगी। तुम 1 हफ्ते से कोमा में थे, इसलिए पूरा शरीर अकड़ गया होगा। हाँ, ऐसे ही। गुड, वेरी गुड। हालांकि उसके इन सपोर्टिव वर्ड्स को सुनकर अभिनव शांत नहीं हुआ, बल्कि घबराहट में चला गया, जैसे मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। ये देखकर अदिति भी थोड़ा घबरा गई। उसने पूछा, अभिनव, क्या हुआ है? मैं इतने दिनों से तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ, कम से कम ऐसा मुंह तो मत बनाओ। अभिनव बड़ी मुश्किल से अपने गले पर जोर देते हुए बोला, मेरे पैर, मुझे कमर से नीचे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। अब आगे क्या होगा? अभिनव को कमर से नीचे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा? क्या उसे पैरालिसिस हो गया है? क्या अभिनव के पैर हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे या फिर वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा? क्या हंसराज आकर अभिनव को बचा लेगा? आखिर क्या है हंसराज की जवानी के किस्से? क्या अनन्या डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।